6 है, यानी कि चैप्टर नंबर 6 है आपका ओमना का सफर। तो ओमना का सफर देखिए, इसमें क्या कहा गया है। पहला तो ये है कि ट्रेन कहाँ से चली थी। मतलब ये है कि जो ओमना है वो एक सफर पे अपने माता पिता के साथ में जो है निकली थी घूमने के लिए। तो उसने अपनी डायरी में कुछ चीजें लिखी थी ताकि वो अपनी फ्रेंड को आके वापस बता सके कि मैंने क्या क्या चीजें देखी हैं। तो वो सारी चीजें इसमें मतलब ये है कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह से घुमाओ, इस तरह से ट्विस्ट कहानी में दिया गया है। बाकी सिंपल आपको सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने की कोशिश की गई है कि हमारे जो है भारत में या हमारी जगहों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कहाँ पे क्या चीजें हैं। तो ट्रेन कहाँ से चली थी? कच्छ में गांधीधाम से, और जो कि गुजरात में है आपका। गांधीधाम कहाँ पे है? गुजरात में है, और कच्छ भी आपका गुजरात में है। उसके आगे दिया है कि गुजरात का प्रसिद्ध खाना कौन सा होता है। तो वो वहाँ का प्रसिद्ध खाना होता है आपका चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस मिठाई आदि, ये सब जो है वहाँ का प्रसिद्ध खाना है। नेक्स्ट है आपका वलसाड और अहमदाबाद कहाँ पर है। तो ये भी आपके गुजरात में है। और कोझिकोड कहाँ पर है? ये केरल में है। ये भी कई आपका जो है एक बार पूछा जा चुका है कोझिकोड के बारे में। तो ये जगहों के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। उसके आगे नेक्स्ट आपका चैप्टर है खिड़की से। तो ये उसी से जो आपकी अभी ओमना का सफर चल रहा था उसी से रिलेटेड आपकी कहानी है। सिर्फ उसको ज्यादा लंबा चैप्टर ना हो इसलिए उन्होंने अलग चैप्टर स्टार्ट कर दिया यहाँ से। तो इस चैप्टर में देखते हैं क्या कहा गया है। तो पहला पॉइंट है आपका मडगांव कहाँ पर है। तो मडगांव जो है वो आपका गोवा में है। नेक्स्ट है आपका गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल हैं। तो गोवा से केरल के रास्ते में जो है आपकी 92 सुरंगें आती हैं और आपके 2000 पुल आते हैं। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, और ये प्रश्न भी आपका सीटेट में आ चुका है। 52 सुरंगें और 2000 पुल। नेक्स्ट है आपका कोझिकोड कहाँ स्थित है। तो कोझिकोड जो है वो आपका मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका कोझिकोड को और क्या कहते हैं। तो कोझिकोड का दूसरा नाम है कैलीकट। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है। तो आपके महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से गुजरती है। ये प्रश्न भी आपका सीटेट में आ चुका है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से गुजरती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका कोट्टायम नगर कहाँ है। तो कोट्टायम नगर जो है वो आपका केरल में है, और यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई हैं, कौन कौन से राज्य में बोली जाती हैं ये बताया गया है। तो आपकी मलयालम भाषा जो है वो केरल में बोली जाती है। आपकी कोंकणी जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्से में बोली जाती है। आपकी मराठी जो है वो बोली जाती है महाराष्ट्र में, गोवा में, दमनदीप में, दादर और नगर हवेली में। तो यहाँ पे इन राज्यों में बोली जाती है। और गुजराती जो है वो आपके गुजरात में बोली जाती है। तो ये जगहों के और भाषाओं के नाम कुछ आप याद रख सकते हैं, पूछ लेता है इनमें से भी। और आपका जो कन्नड़ भाषा है वो आपकी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पूछी जाती है। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेक्स्ट आपका चैप्टर है नानी के घर तक। तो देखते हैं इसके अंदर क्या कहा गया है। ये भी उसी से रिलेटेड है। अभी उसका सफर जो है वो चल रहा है, तो उसी से आगे चैप्टर बना रहे हैं वो। तो ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है आपका। ट्रेन टिकट के बारे में भी कई बार आपका सीटेट में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है आपका। ट्रेन का नंबर होता है, सफर शुरू होने की तारीख होती है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर होता है आपका, किराया कितना है आपका, और दूरी जो है किलोमीटर में कितनी होती है। तो ये चीजें होती हैं। और इसके अलावा जो है आपका कहाँ से आपने सफर स्टार्ट किया है उस जगह का नाम होता है, और कहाँ पे आप जा रहे हो उस जगह का नाम होता है। और आपकी जो तारीख होती है, डेट, वो सफर शुरू होने की तारीख होती है, ना कि खत्म होने की। तो ये चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीज नहीं भी होती उस पे, क्योंकि प्रश्न आपका इस टाइप से बनेगा कि ट्रेन के टिकट पे क्या क्या लिखा होता है और क्या क्या नहीं लिखा होता है। तो अगर उसमें पूछ लिया कि क्या क्या नहीं होता, तो उसमें 3 ऑप्शन वो सही देगा और एक गलत देगा। तो आपको गलत वाला छांटना होगा आपको कि कौन सी चीज जो है वो टिकट पर नहीं होती। तो आपके सफर शुरू होने की तारीख तो होती है, लेकिन सफर शुरू खत्म कब होगा आपका वो तारीख नहीं देते उस पर कभी भी। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, और डेमो भी आप देख सकते हैं ट्रेन टिकट का। एक गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएगा, या आपने देखा ही होगा, तो चेक करें आप उसको बारीकी से। नेक्स्ट है आपका फेरी क्या है। तो फेरी जो होती है वो एक प्रकार की नाव होती है जो केरल में प्रयोग की जाती है नदी को पार करने के लिए। क्योंकि जो एक कैलीकट जो इसका जगह का नाम बताया था इन्होंने, वहां पे इसकी नानी का घर जहाँ पे था ओमना का, तो वहां पे जो है रास्ता नहीं था, बल्कि उनको नदी पार करके उस गांव में पहुंचना होता था। तो वहां पे फेरी का यूज किया जाता है, एक प्रकार की नाव होती है। तो
यहाँ पे 9th चैप्टर में तो आपके कुछ खास दिया नहीं था, इसलिए बदलते परिवार में, तो इसलिए मैंने इसमें कोई प्रश्न ऐसा खास था नहीं जो सीटेट के लिए अप्रोप्रिएट हो आपके, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। तो इसके अंदर दरअसल आपको ये दिया गया था कि किस तरह से जो है जब परिवार में जो है बच्चे आते हैं, मतलब बच्चे पैदा होते हैं, जैसे कि शादी हुई उसके बाद बच्चे पैदा होंगे, तो किस तरह से जो है परिवार की डेली लाइफ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अब किसी 2 माँ बाप है, उनका बच्चा है और सिर्फ सेकंड चाइल्ड जब होता है तो उस बड़े चाइल्ड में पहले चाइल्ड की जिंदगी में थोड़ा परिवर्तन आता है, जैसे कि उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि बच्चे का देखभाल रखनी है और उसको खिलाना वगैरह है, तो उसको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में उसके थोड़ी चेंजिंग आ जाती है, फिर घर के लोगों के काम में भी चेंजिंग आ जाती है। तो ये सब इसमें थोड़ा सी चीजें बताई गई हैं बदलते परिवार में, बाकी और कुछ नहीं था। तो 10th जो चैप्टर है आपका वो है हुतुतु हुतुतु। तो इसका मतलब ये है कि ये आप नाम से समझ रहे होंगे इसके कि इसके अंदर क्या हो सकता है। जैसे कि कबड्डी में बोलते हैं तो उससे लिया गया है, कबड्डी के बारे में थोड़ा इसमें बताया गया है। चलिए, तो आपका पहला पॉइंट है कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला है आपका चैडुगुडू, हुतुतु और आपका हाडुडू और छू किटकिट और कबड्डी। तो मतलब ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग भाषाओं में इन नामों से इसको पुकारा जाता होगा। तो ये तो मतलब सब तो हमने भी नहीं सुने रियल में, लेकिन ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं होती हैं तो अलग अलग तरह से पुकारा जाता होगा। तो एनसीईआरटी में ये नाम दिए गए हैं कुछ जिनको कबड्डी को और नामों से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है आपका पॉइंट है कर्णम मल्लेश्वरी, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि एक एक पॉइंट को घोल के पी जाओ। हर सीटेट में अभी तक जितने भी सीटेट हुए हैं मुश्किल से 10 में से 2 होंगे जिसमें प्रश्न ना आया हो, वरना 10 में से 8 में तो कम से कम प्रश्न आपको कर्णम मल्लेश्वरी का मिल जाएगा। तो इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस चीज को याद रखना जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये रहने वाली हैं आपकी आंध्र प्रदेश की। तो एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती हैं? तो ये भार उठाती हैं, ये वेट लिफ्टर हैं। जैसे कि वो आपने देखा होगा जो लोग भार उठाने का काम करते हैं, मतलब भार जो कंपटीशन वगैरह होते हैं कि कितना हैवी भार उठा पाते हैं, उस तरह के जो है ये भार उठाती हैं, वेट लिफ्टर हैं। तो इनके पापा क्या करते हैं? इनके पापा जो है हवलदार हैं। और मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था? तो 12 वर्ष की आयु में शुरू कर दिया था उन्होंने। उसके आगे आपका मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती हैं? तो 130 किलोग्राम वेट के उठा सकती हैं। उसके आगे इन्होंने दिया है कि इन्होंने कितने अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते हैं? तो इन्होंने 29 अंतरराष्ट्रीय मेडल जीत चुकी हैं अब तक। इनकी 4 बहनें हैं और वो 4 बहनें भी जो है वेट उठाने का अभ्यास करती हैं। तो ये कुछ पॉइंट दिए हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो इसमें प्रश्न इस प्रकार से बनता है आपका कि कौन सा कथन आपका कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में सही नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन में आपके 3 तो आपके बिल्कुल राइट देगा जो यहाँ पे दिए गए हैं, और 1 आपको गलत देगा। तो वो गलत वाला आपको देखना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, तो एक लाइन में वो दे देगा कि मल्लेश्वरी जो है वो गुजरात की रहने वाली है। तो समझ जाओगे अगर आपको पता है कि ये जो गलत ऑप्शन है कि गुजरात की नहीं है, तो वो आपको वहां पे देख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न बनता है। आगे चलते हैं। और आगे भी बात की गई है ज्वाला, लीला और हीरा। ये 3 बहनें थी जो कबड्डी खेलती थी। ये मुंबई में थी, तो अभी भी है मतलब, तो ये पहले खेलती थी, अभी नहीं खेलती हैं। तो इनके बारे में थोड़ा इसमें बताया गया है। तो ये मुंबई की रहने वाली हैं और ये तीनों क्या खेलती थी? ये कबड्डी खेलती थी। और हीरा जो है इनमें, मतलब 3 बहनें हैं, तो इनमें जो हीरा नाम की जो बहन है वो कबड्डी की कोच भी बनी। तो ये कुछ बातें दी गई हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है फुलवारी। तो देखते हैं इसके अंदर आपका क्या दिया गया है। तो फुलवारी के अंदर दिया गया है फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है और चमोली जिले में स्थित है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये पहाड़ी ये क्षेत्र है आपका। यहाँ पे जो है फूलों की घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फूल खिलते हैं एक साथ, रंग बिरंगे बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसको फूलों की घाटी का नाम दिया गया है। लेकिन ये 12 महीने नहीं खिलते, ये कुछ महीनों के लिए खिलते हैं और फिर उसके बाद में जो मुरझा जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो चलिए आगे है आपका मधुबनी क्या है? मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपका सिर्फ हिंदी में, सिर्फ ईवीएस में नहीं बल्कि हिंदी में, इंग्लिश में, इनमें भी आपके इसके बारे में मैंने प्रश्न देखे हैं सीटेट में, उनमें भी पूछ लेता है। तो इसलिए ये भी जिस तरह से कर्णम मल्लेश्वरी वाला आपका इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मधुबनी क्या है? वो एक तरह की चित्रकला है, एक तरह की पेंटिंग है जिसको मधुबनी नाम दिया गया है। और इसे मधुबनी में नाम क्यों दिया गया, क्यों कहा जाता है? तो बिहार में एक जिला है आपका मधुबनी नाम का, उस जिले के नाम पर इसका नाम रखा गया मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि ये उसी जिले में बनाई जाती है, इसलिए उस जिला का नाम मधुबनी है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया मधुबनी पेंटिंग।
आगे है आपका मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है, तो ये चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका एक पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है, तो इस पेंटिंग में जो है मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और अन्य कई जानवर जो है इसमें दर्शाए गए हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसमें इसी तरह से प्रश्न बनता है कि 4 ऑप्शन देगा, उनमें से 3 आपको सही दे देगा और 1 गलत दे देगा, तो वो गलत वाला आपको निकालना होगा। तो ये इस तरह से इसमें आएंगे। तो नोट है कि इसमें इसमें नील, हल्दी, फूलों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है, तो ताकि रंग अलग अलग चेंज किए जा सके। नेक्स्ट आपका चैप्टर है कैसे कैसे बदले घर। तो इसमें जो है घरों के बारे में उन्होंने बताया है कि पहले जो है कच्चे घर हुआ करते थे और फर्श भी नहीं होते थे, तो वो उस पे जो है क्या कहेंगे उसको, लेपा पोती करते थे, गोबरी वगैरह फेरते थे, मिट्टी और भैंस का या गाय का गोबर मिला के उससे वो उसको करते थे ताकि उनके जो है जमीन में कीड़ा ना लगे और वो जमीन को खराब ना करे। इसी तरह से दीवारें भी जो है मिट्टी की बनाई जाती थी और उनके ऊपर लेप कर दिया जाता था। तो वो सब चीजें इसमें बताई गई हैं। और आजकल उसके बाद कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे घर बदलते चले गए और आजकल जो है नए नए मतलब सीमेंटेड घर हैं, कांच के घर बनने लगे हैं, उस तरह से। तो पहला पॉइंट है आपका गाजी खान अब कहां पर स्थित है, तो गाजी खान जो है अब ये जगह जो है पाकिस्तान में है। पहले ये इंडिया में हुआ करती थी, तो जिन्होंने अपने बारे में ये कहानी बताई है वो वहीं के रहने वाले थे गाजी खान के। तो वो पहले तो हिंदुस्तान में थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान में चले गए। तो नेक्स्ट है आपका पहले लोग कच्चे घरों के दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे। जैसा जैसा हमने अभी जिक्र किया है, तो वो इसलिए करते थे ताकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। तो अगर वो गोबर को केवल गोबर को ही लेपापोती कर देंगे तो उसमें कीड़ा लग जाएगा। मिट्टी का अगर लेप करेंगे तो मिट्टी में कीड़ा लग जाता है, तो इसलिए वो उसमें गोबर मिला देते थे ताकि मिट्टी को कीड़ा ना लगे। नेक्स्ट है आपका लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें जो है नीम या कीकर की लकड़ियां बिछा देते हैं वो, तो उससे कीड़ा नहीं लगता है उसकी वजह से। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका पहाड़ों से समुद्र तक। तो इसके अंदर जो है थोड़ा ये बताया गया है कि किस तरह से जो है नदी वदी में जो है नदी का पानी, मतलब इसमें ये बताया गया है कि प्रदूषण के बारे में ज्यादा बताया गया है। इसमें वैसे प्रश्न कोई ऐसा था नहीं जो सीटेट के लिए अप्रोप्रिएट हो, मैं बता देता हूँ इसमें क्या था। इसमें ये बताया कि पहाड़ों से लेकर जब नदी निकलती है और आपका शहरों से होकर गुजरती है, तो पहाड़ों के पास जो है वो उसका पानी बहुत ज्यादा शुद्ध रहता है, वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। उसके नीचे जब आता है तो पेड़ पौधे कम होने शुरू हो जाते हैं। फिर जब वो शहर में आती है नदी, तो उसके पास में जो है घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं और कारखाने वगैरह, तो उन सब का जो है गंदा पानी जो है उसमें नदी के अंदर आने लगता है और वो पानी जो है वो गंदा होने लगता है, प्रदूषित होने लगता है। मछली वगैरह उसके अंदर जो जीव रहते हैं वो भी मरने लगते हैं। तो ये सब उसके बारे में बताया गया है कि हमें इस तरह का प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका चैप्टर है बसवा का खेत। तो इसमें जो है खेती बाड़ी के बारे में थोड़ा उन्होंने बताया है, बाकी इसमें भी कुछ खास था नहीं, तो बस यही आपको याद रखना है। बैलवनी का गांव कहां पर स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है आपका मंडी से घर तक। तो इसमें जो है उन्होंने बताया है कि वो जो खेती करता था वो किस तरह से प्याज उगाता था और सब्जी उगाता था, फिर उसके बाद जो है उसको मंडी में या बाजार में बेचने जाता था। तो इसकी पर्सनल कहानी जो है इस तरह से बताई गई है कि किसान किस किस तरह से करते हैं। तो इसमें मुझे नोट्स की बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग जानते होंगे इस चीज में किस तरह से जो है किसान उगाते हैं प्याज व्याज जो भी सब्जी, और फिर उसके बाद में बेच आते हैं अपनी मंडी में। लेकिन आज तक इस चैप्टर से जो है कोई प्रश्न आपका नहीं बना है और ना ही आया है, तो इसलिए मैंने कोई नोट्स इसमें लगा नहीं इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका चू चू करती आई चिड़िया। तो देखिए इसका कितना इंटरेस्टिंग नाम है। तो इसमें जो है आपका चिड़ियों के बारे में कुछ बताया गया है, तो पढ़ते हैं उसको क्या चीज है। तो पहला प्रश्न आपका है गिजू भाई बडेगा कहाँ रहते थे, तो वो गुजरात में रहते थे। गिजू भाई बडेगा, ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। और नोट है कि इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट है आपका इंडियन रॉबिन, यानी कि जिसको किलचड़ी बोलते हैं। तो किलचड़ी जो है वो पक्षी अंडे कहाँ देता है आपका, तो ये देता है आपका सड़क के किनारे पत्थरों के बीच। और हाँ, एक चीज मैं सबसे पहले इससे शुरू करने से पहले बता दूं कि पक्षियों के बारे में जो है आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये इसी तरह से पूछे जाते हैं कि कौन सा पक्षी आपका घोंसला कहाँ पे बनाता है और अंडे कहाँ पे देता है। तो इस चीज के बारे में इस चैप्टर में बहुत सारे पक्षियों के बारे में बताया गया है। तो ये आप सभी को इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा, इस सबको आप अच्छे तरह से नोट्स कर लें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इस तरह प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं। तो किलचड़ी जो है वो कहाँ पे बनाती है अपना अंडा और घोंसले वगैरह, घोंसला वहीं पे बनाएगी तो अंडे भी वहीं पे देगी। तो वो जो है
सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में जो है वो अंडे देती है। और कोयल अंडे कहाँ देती है, तो कोयल जो है वो कोए के घोंसले में अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती और कोए के घोंसले में अंडे दे देती है और कौवा अपने ही अंडे समझ के उनको से लेता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, तो पक्षी जो है वो अंडा देने के लिए यानी कि अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, और जब उनके अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ देते हैं। जैसे कि नोट में लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ घोंसला इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें अंडे दे सकें और अपने बच्चों को प्रजनन कर सकें, मतलब बच्चों का। तो बच्चे वो उनके थोड़े से बड़े हो जाते हैं और उड़ना वगैरह सीख लेते हैं तो वो घोंसला छोड़ देते हैं फिर पक्षी। नेक्स्ट है आपका कौन सा पक्षी जो है वो केक्टस के कांटों के बीच जो है या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है। तो दो चीजें हैं आपकी, केक्टस के कांटों के या मेहंदी के मेड़ में, या ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा भीड़ वाले जहां पे पेड़ इस तरह के हों घने टाइप के, वहां पे बनाता है, और वो पक्षी आपका फाख्ता। तो ये जो है कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपका कि केक्टस के कांटों में कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो फाख्ता बनाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका गोरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं, तो ये बनाते हैं आपके पुराने घरों में, तो ये याद रखें आप। नेक्स्ट है आपका बसंत गोरी अंडे कहाँ देती है, तो वो देती है आपके पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। तो जो मोटे मोटे पेड़ होते हैं उसके बीच में जो है इस तरह से वो छेद होता है, या वो खुद बना लेती है अगर उसको थोड़ा बहुत होता है, तो वहां पे उसके अंदर वो रहना शुरू कर देती है, वहां पे अंडे देती है। नेक्स्ट है आपका कौन सी चिड़िया जो है वो पत्तों को चोंच से सी कर उसके बीच में अपना घोंसला बनाती है, तो वो दर्जन चिड़िया होती है। ये क्या करती है कि जैसे कि दो पत्ते हैं, एक पत्ता ये हुआ आपका और दूसरा पत्ता ये हुआ, तो इन दोनों को वो आपस में करके ऊपर नीचे और यहाँ से सी देती है इस तरह से। तो वो बीच में जो है उसके थोड़ा जो स्पेस बचता है उसके अंदर वो अपना घोंसला बना देती है। नेक्स्ट है आपका डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो शक्कर खेरा जो है वो आपका डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाते हैं। जैसे ये डाली हो गई तो इस तरह से लटका हुआ घोंसला होगा बनेगा। और नेक्स्ट है आपका वीवर पक्षी वीवर नर पक्षी अपने अपने घोंसला बनाते हैं, और मादा वीवर जो होती है वो उन घोंसलों का देखती है और निरीक्षण करती है, और उनमें से उसे जो अच्छा लगता है उसमें ही है अंडे देती है। बिल्कुल नोट करें बात को, जो वीवर पक्षी है उनमें जो नर पक्षी होते हैं वो घोंसला बनाएंगे और कई सारे घोंसले बनाएंगे। फिर जो मादा पक्षी होगी वो वीवर पक्षी, वो उन घोंसलों को देखेगी और कौन सा उसको बेस्ट लग रहा है उनमें से वो देखेगी, तो जो उसको अच्छा लगता है उनमें से फिर एक में वो अपने अंडे दे देगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है।